नमस्कार आप सभी को। प्रीलिम्स के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री एक्सप्रेस। 20 प्रश्न यहाँ पे आपको देखने हैं और इस 20 प्रश्न के माध्यम से, इन 20 प्रश्नों के माध्यम से हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, कहा जा रहा है 19वीं शताब्दी में भारत के विकास के प्रमुख उद्देश्य थे। भारत के विकास के प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? 19वीं शताब्दी की यहाँ पे बात हो रही है। पहला, ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाना। पहला आप देख रहे होंगे, तो ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाना। दूसरा, भारतीय जनता का आर्थिक एवं राजनैतिक विकास करना। तीसरा, भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना। इनमें से कौन से हैं ये आपको बताना है। 19वीं शताब्दी में भारत के विकास के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं ये आपको बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि विशेष रूप से जब हम ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसके फलस्वरूप विभिन्न उपनिवेशों के कारण वहाँ के उद्योगपति एवं अधिकारियों के पास काफ़ी पूंजी जो है वो इकट्ठा हो गई थी। और देखने को मिलता है कि भारत सरकार ने उसको निश्चित लाभांश का आश्वासन देकर उनकी पूंजी को रेलवे के विकास में लगाया था, जिस कारण से ब्रिटेन के जो उद्योग धंधे थे उसके साथ साथ वहाँ के लोगों के रोजगार के रूप में भी उनको काफ़ी लाभ देखने को मिला। तो विशेष रूप से यदि हम 19वीं शताब्दी के भारत के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाना एकदम सत्य है। दूसरा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास करना पूरी तरह से गलत है। और भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना ये भी गलत है, क्योंकि विशेष रूप से रेल भाड़े को इस प्रकार से तय किया गया था कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले तथा वस्तुओं के आंतरिक जो आवागमन है उसको हतोत्साहित किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पे केवल ए सही है, ए विकल्प सही उत्तर। अगला, भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में हुआ? भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में हुआ? आपको बताना है। वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, टॉमस मुनरो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी या बंदोबस्त को आरंभ किया था। इसी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त, जागीरदारी और विभिन्न नामों से जानते थे। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? इसकी शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है, भारत में इस्तमरारी अस्थाई बंदोबस्त का आरंभ किन प्रांतों में किया गया था? बंगाल, बिहार, बंगाल और मद्रास, मद्रास और बम्बई, मध्य प्रांत। कहाँ पे किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये बंदोबस्त विशेष रूप से कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में इसको प्रारंभ किया था। तो इससे संबंधित है बंगाल और बिहार। ठीक है, चलो इसी को अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें? कि इस व्यवस्था में जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया। दूसरा, रैयत द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया गया। तीसरा, लगान की रकम को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। ठीक है, अब इनमें से सत्य कौन सा है आपको बताना है। तो आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त की, जो कि कॉर्नवालिस के समय काल में प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जमींदारों और जो माल गुजार होते थे, जमींदारों के साथ साथ पहले तो जमींदार और दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो माल गुजार होते थे उनको जो है यहाँ पे भूस्वामी बना दिया गया था। जमींदार अब अपने इलाके की सारी ज़मीन के मालिक बन गए थे और स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत और हस्तांतरीय बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहला तो जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया, एकदम सत्य है। दूसरा, किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया गया। इसमें यदि हम बात करें तो ये गलत है, क्योंकि लगान वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी। जमींदारों को किसान से जो भी लगान मिलता था उसका 10/11 भाग उन्हें सरकार को देना पड़ता था और 1/11 भाग वो स्वयं रखते थे। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है।
अब बात आती है तीसरे कथन के लिए। तो आपको बता दें कि हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था। अगर किसी स्थिति में फसल नष्ट हो जाती थी तो जमींदार को लगान की निश्चित रकम सरकार को तय तिथि के नियम पूर्वक चुकानी पड़ती थी। तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो इसके आधार पर डी विकल्प हमारा सत्य हो जाता है, केवल 1 और 3। अगला, ब्रिटिशों द्वारा भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिशों द्वारा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या था? इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव, स्तंभरारी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी को वित्तीय रूप से घाटा या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र। यहाँ पे यदि हम बात करें तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो नई भू व्यवस्था लागू की गई उसी को नाम दिया गया क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश अधिकारियों की माने तो इस क्षेत्र में बड़ी जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ मालगुजारी के बंदोबस्त किए जा सकें, और इसलिए वहाँ जमींदारी प्रथा को लागू करने से स्थिति जो है वो उलट पुलट जाएगी, और इसीलिए सीधे इन्होंने वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया। और अंग्रेज अधिकारियों को भी ये एहसास था कि अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी वित्तीय दृष्टि से घाटा उठा रही है, क्योंकि मालगुजारी में जमींदारों को हिस्सा देना पड़ता था और वो ज़मीन से होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित रह जाते थे। और इस आधार पर देखें यदि हम, तो आपका बी विकल्प जो है वो सही होता है, 1 और 2। ठीक है, तीसरा गलत हो जाता है क्योंकि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगला, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा, जब तक किसान मालगुजारी देते रहे तब तक ही किसान को जमीन का वास्तविक मालिक माना जाता था। तीसरा, मालगुजारी का निर्धारण समय समय पर किया जाता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले आप जानते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिम भारत में जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था में किसान जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था वह उसका मालिक मान लिया जाता था, और शर्त यह थी कि वह जमीन पर लगान देता रहे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई अस्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया। प्रत्येक 20 से 30 वर्ष के बाद इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था, और तब आमतौर पर मालगुजारी जो होती थी वो बढ़ा दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं इसमें यदि हम देखें तो पहला बोला जा रहा है किसानों द्वारा सीधे लगान सरकार को दिया जाता था, एकदम सत्य है। दूसरा, जब तक किसान मालगुजारी देते रहे तब तक ही किसान को ज़मीन का वास्तविक मालिक माना जाता था, एकदम सत्य है। तीसरा, करों का निर्धारण समय समय पर किया जाता था, ये भी सत्य है। तो इसका सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। ऊपर दिया गया विवरण अंग्रेजों द्वारा लाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? इसमें यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा विशेष रूप से गंगा के दोआब में जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया, और इस संशोधित रूप को कहा गया महालवाड़ी। क्या नाम दिया गया? महालवाड़ी। इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवार के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। तो विशेष रूप से ये मुखिया के साथ किया गया था। बात हो रही है डी विकल्प। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। दूसरा, ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। अब इसमें यदि हम देखें तो बोला जा रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। उपरोक्त चारों विकल्पों में कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। अब इसमें देखेंगे आप तो आपको देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिशों द्वारा शुरू की गई अस्थायी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत जो
भूमि प्रथा थी उससे ये क्या थी, पूरी तरह से भिन्न थी। अंग्रेजों ने भूमि में एक नए प्रकार की निजी संपत्ति इस प्रकार पैदा की कि उसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिला। ठीक है, उसका लाभ क्या हुआ, काश्तकार जो थे उनको नहीं मिला। पूरे देश में अब भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया गया। ऐसा मुख्यतः क्यों था, क्योंकि जिससे राजस्व को सुरक्षित रखा जा सके। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से पूर्णतः भिन्न थी, पहला कथन कह रहा है। और दूसरा कथन कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखें और हस्तांतरित की जाने वाली वस्तु बना दिया, मतलब दोनों विकल्प सही हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जब बात करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त। यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ पे बात हो रही है रैयतवाड़ी की। तो रैयतवाड़ी को इसको माफ़ करिएगा, पिछले प्रश्न की हम चर्चा करने लगे थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जब बात कर रहे हैं तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को शुरू किया था टॉमस मुनरो। किसने शुरू किया था, टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था कैप्टन रीड। तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने मद्रास के अन्य अधिकारियों से ये सिफारिश की कि सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया जाए और इसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। ठीक है, क्यों इसकी बात आई, क्योंकि जो अस्थाई बंदोबस्त था वहाँ पे सरकार घाटा उठा रही थी, इसलिए इनको ये कदम उठाना पड़ा। तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की बात यहाँ पे आती है। अगला, भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे कहा जाता है। नागरिक सेवा या सिविल सेवा का जन्मदाता की जब बात करें तो ये बात आती है कॉर्नवालिस की। भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विस का जो जन्मदाता है उन कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और कंपनी की नागरिक सेवा सिविल सर्विस उस समय संसार में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली सेवा थी। अगला है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य से खोला था। फोर्ट विलियम कॉलेज भारतीय सेना के प्रशिक्षण के लिए, सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद के लिए, भारतीयों को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए। बात हो रही है लॉर्ड वेलेस्ली की। आपको बता दें कि 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था। कंपनी के निदेशकों ने उसकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया और 1806 में यदि हम बात करें तो उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हैलीबरी में अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का कार्य आरंभ किया। तो विशेष रूप से इसको जो प्रारंभ किया गया था वो सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से कथन सत्य हैं। देखो, पुलिस व्यवस्था के सृजन की बात जहाँ पे आती है, ठीक है, तो इसका संबंध कॉर्नवालिस से है, ये कथन एकदम सत्य है। ठीक है, दूसरा कथन यदि हम बात करें तो बात हो रही है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में थानों की व्यवस्था हुई, गलत है। कॉर्नवालिस की भी बात यहाँ पे आती है और कॉर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की। हर थाने का प्रधान दरोगा होता था जो भारतीय होता था। ये व्यवस्था कॉर्नवालिस ने स्थापित की, ना कि डलहौजी ने, इसलिए कथन गलत हो जाता है। केवल ए विकल्प सही उत्तर। अगला, भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया। अब यहाँ पे यदि हम बात करें दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने की व्यवस्था को, तो इसको आरंभ किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया था। तो आरंभ किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने, लेकिन और बेहतर किसने बनाया, तो और बेहतर बनाया कॉर्नवालिस ने। क्योंकि आप जानते हैं कॉर्नवालिस ने हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की जिसका प्रमुख जिला जज हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे बोला गया आरंभ किसने किया, तो हम वारेन हेस्टिंग्स को टिक करेंगे। आगे, भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गई। ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसका सी विकल्प सही उत्तर है। सबसे पहले कलकत्ता, ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका आ जाता है मद्रास और तीसरे स्थान पे बम्बई।
तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो 1, 3, 4, तो पहले स्थान पे कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, लेकिन सबसे पहले कलकत्ता, दूसरे स्थान पे बम्बई और तीसरे स्थान पे मद्रास। 1, 3, 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया? भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने की बात आ रही है, तो बात आती है 1833 ईस्वी की, और बात आती है मैकाले की। ये कार्य किया गया लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, और कानून को संहिताबद्ध करने के लिए विधि आयोग का गठन भी, विधि आयोग की नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा की गई, तो इसका संबंध है मैकाले से। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान विधि प्रणाली के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस दौरान भी भारतीय विधि प्रणाली उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच भेदभाव को जारी रखा। अंग्रेजों के खिलाफ फौजदारी मुकदमों की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। तीसरा, आधुनिक न्याय प्रणाली काफ़ी खर्चीली थी। यदि इनमें हम बात करें तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प, केवल 2 और 3। क्यों? पहला कथन असत्य है, क्योंकि अंग्रेजी राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी, अर्थात जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होता था, तो सी विकल्प सही उत्तर है। अगला, 19वीं सदी में ब्रिटिशों द्वारा आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था ब्रिटिश व्यापार और उद्योग की सुरक्षा के लिए की गई। अगला, 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तीसरा, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि दोनों कथन सत्य हैं। क्यों सत्य हैं? क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और विनियमन ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों के हित में किया था, ठीक है, और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी रखी थी। आप जानते हैं ब्रिटिशों ने 1813 तक भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, तो इसलिए दूसरा भी कथन सत्य है, मतलब सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के प्रमुख कारण थे। पहला, ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए। दूसरा, 18वीं 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों के प्रसार, जिसने ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। तीसरा, भारत का पूर्ण आधुनिकीकरण करना। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है, इस प्रश्न में यदि मैं बात करूँ, प्रश्न संख्या 18 में यदि आप देखेंगे तो अच्छा प्रश्न है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2। ये तीसरा गलत है, क्योंकि आधुनिकीकरण की जहाँ पे बात आती है, पूर्ण आधुनिकीकरण, वो गलत है। अगला देखते हैं। अब बात आ रही है प्रश्न संख्या 19। बोला जा रहा है, रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे। रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह 1800 ईस्वी तक आने लगा नया दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था। कौन से कथन सत्य हैं आपसे बोला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी कथन सत्य नहीं है, डी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि 1800 ईस्वी की जब बात करते हो तो 1800 ईस्वी तक रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह बड़ी तेज़ी से नया दृष्टिकोण आने लगा था, जो भारतीय समाज और संस्कृति का कटु आलोचक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशों द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। 1858 के बाद ब्रिटिशों ने जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे यदि हम बात करें तो सी विकल्प सही उत्तर है, दोनों कथन आपके सत्य हैं, क्योंकि 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को इन्होंने छोड़ दिया था और जातिवाद और सांप्रदायिकता को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और रात्रि 10 बजे इस निर्धारित समय पर आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।